नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी पीक पर है। यहाँ पर जो AQI लेवल है वो कंसिस्टेंटली 300 प्लस चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की जो सिचुएशन है वो 2010 के दशक में, 2010 की शुरुआत में जो बीजिंग की हालत है वो भी ऐसी ही थी। इनफैक्ट बीजिंग को स्मोक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था। बट आज की अगर हम बात करें तो वहाँ का AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट बीजिंग जो है वो वर्ल्ड की क्लीनेस्ट सिटीज़ में काउंट होता है। तो बेसिकली जो चाइना का मॉडल है जिसके थ्रू उन्होंने एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट किया, हमें ये जानना है कि उस प्लान के थ्रू हम लोग क्या सीख सकते हैं और जो हमारी बैटल है एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट, कि जो हमें दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम्बैट करना है, उसे हम बीजिंग की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो चाइना का मॉडल था वो हम ध्यान से समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो चाइना के विज़ कहाँ पर प्लेस करती है और क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें उनके साथ साथ और भी अपने सिस्टम के अंदर इनबिल्ट करने की ज़रूरत है। राइट, तो बेसिकली हम जानेंगे इस वीडियो में कि चाइना की मदद से दिल्ली क्या सीख सकता है। राइट, सो फ्रॉम स्मोक टू स्ट्रैटेजी, हमें अपनी जो एयर पोल्यूशन है उससे डील करना है और एयर पोल्यूशन से हमें AQI लेवल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं बेसिकली कि हम चाइना से क्या सीख सकते हैं ऑन टैकलिंग पोल्यूशन, और जो दिल्ली की एयर क्राइसिस है उसमें हमें चाइना की तरफ से टाइमली बट अनसॉलिसिटेड जो ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, उन ट्यूटोरियल से हम अपनी जो प्रॉब्लम है ना उससे कैसे निजात पा सकते हैं। राइट, तो इसके साथ हम शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। तो देखिए, अगर मैं चाइना की बैटल की बात करूँ ना, तो चाइना ने 2 पॉलिसीज़ अपनाई थी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एक जो पॉलिसी थी वो थी एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान। ठीक है, एक तो इन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया था जिसमें इनकी टॉप डाउन अप्रोच थी। राइट, और इस टॉप डाउन अप्रोच में इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया है। एनफोर्समेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट था, इनका जो कंप्लायंस है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी रैपिड था। राइट, तो एक तो उनकी जो पॉलिसी है वो इस एक्शन प्लान की है, और दूसरी उन्होंने कैंपेन शुरू की थी, दैट इज ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन। राइट, और इन दोनों ही पॉलिसीज में 3 चीज़ें कॉमन थी। 3 चीज़ें क्या क्या कॉमन थी? सबसे पहली बात तो उनकी पॉलिसी जो है वो कोहेरेंट नेचर की थी। ठीक है, कि इस पॉलिसी को वो बार बार चेंज नहीं कर रहे थे, और एक लंबे समय तक इन्होंने इस पॉलिसी के थ्रू अपनी जो एयर पोल्यूशन की बीमारी है उससे निजात पाया था। सेकेंडली, जो एनफोर्समेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, इसमें कंप्लायंस काफ़ी स्ट्रिक्ट था, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी रैपिड थी। और जो तीसरा फीचर था वो था रीजनल कोऑर्डिनेशन। देखिए, जैसे हमारे दिल्ली में NCR रीजन है, राइट, वहाँ पर बीजिंग की अगर बात करें ना तो उसके आसपास में जो प्रोविंस होते हैं वो है तियानजिन तैबेई प्रोविंस। यानी उन्होंने सिर्फ बीजिंग को टारगेट नहीं किया, बट जो आसपास के रीजन है ना उसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना उसको भी इन्वॉल्व किया था। सो उन्होंने एक रीजनल पॉलिसी भी ऑप्ट की थी जिसमें रीजनल कोऑर्डिनेशन को काफ़ी वैल्यू किया गया था। राइट, तो ये थी चाइना की बैटल अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, जिसमें बेसिकली 2 पॉलिसीज यूज हुई थी। राइट, तो इसके बाद हम बात करेंगे यू जिंग की, जो कि चाइना की एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने सामने से आके कहा है कि देखिए, चाहे इंडिया हो चाहे बीजिंग हो, हम दोनों के दोनों इस जो एयर पोल्यूशन की जो बैटल है ना उसको जानते हैं और समझते हैं। क्योंकि चाइना ने इस बैटल को एस किया है, तो इंडिया को ये विद लेसन्स कि हमने क्या सीखा उसके साथ ये हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि हमने 2 स्टेप प्रोसेस किया था। पहले स्टेप में हमने क्या किया? पहले स्टेप में इन लोगों ने व्हीकल एमिशंस जो है ना उसे कंट्रोल किया। राइट, तो व्हीकल एमिशन कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक तो अल्ट्रा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है उन्हें अडॉप्ट किया गया। अल्ट्रा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में क्या है? जैसे हम लोग BS6 नॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, वैसे ही इन्होंने क्या किया था, जो चाइना 6NI है, जो कि यूरो 6 के विज़ावी इक्विवेलेंट है, इतने स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स उन्होंने
जो इतने रेगुलेशंस जो हैं व्हीकल्स के केस में वो अडॉप्ट किए थे। जैसे ऐसा नहीं है, हम लोगों ने BS6 के जो नॉर्म्स है वो शुरू किए हुए हैं, इन द सेम वे इन्होंने जो है चाइना 6NI ये वाला जो रेगुलेशन है उसे अडॉप्ट किया था। उसके बाद जो भी पुरानी जो भी हाई एमिशन व्हीकल्स थी उन्हें फेज आउट किया। फिर जो भी जो कार की ग्रोथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना उसे कर्ब करने के लिए जो लाइसेंसिंग है ना उसको कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? एक तो लाइसेंस प्लेट लॉटरीज के थ्रू दिया, ऑड इवन वाला किया, और जो वीकडेज है वहां पे ड्राइविंग के रूल्स जो है उन्हें फॉलो किया गया। फिर उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेट्रो एंड बस नेटवर्क है उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया, राइट। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देन उन्होंने जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, उसे भी एक्सिलरेट किया। देन it worked with Beijing, Tianjin, Hebei region on coordinated emission cuts। मतलब बेसिकली जैसे इंडिया का दिल्ली का NCR रीजन है वैसे ही उन्होंने जो उनका तंजिन हेबे रीजन है ना उस पूरे रीजन पे कंट्रोल किया विद दीज कट्स, विद दीज स्ट्रिंजेंट रूल्स, राइट। तो ये बेसिकली इनका फर्स्ट जो स्टेप था व्हीकल एमिशन कंट्रोल का, उन्होंने उस स्टेप पर वर्क किया, राइट। क्या क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जो व्हीकल्स थे उन पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए, जो व्हीकल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो मोबिलिटी है उसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ प्रमोट किया। एंड देन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया। एंड लास्टली जो भी एमिशंस आसपास के रीजन से हो रहे थे उन्हें भी उन्होंने कंट्रोल किया, राइट। तो ये उनका स्टेप 1 था। उसके बाद आ जाओ स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में उन्होंने क्या किया? जो इंडस्ट्रियल रीजन था ना उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की। बेसिकली किया क्या कि उनकी जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें रीलोकेट किया, राइट। इंडस्ट्रीज को रीलोकेट किया। फिर उसके बाद जो कोयला था, जो कोयला यूज होता था, कोयला को रिप्लेस कर दिया गैस से, राइट। तो बेसिकली उन्होंने 3000 से ज़्यादा हेवी इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर दिया और उन्हें रीलोकेट किया। और इतना कि जो उनका इनहेलेबल पार्टिकल्स है उनका एमिशन 20% तक कटा, राइट। और जो भी फैक्ट्रीज वेकेट की गई थी ना उस एरिया को भी उन्होंने जो है पार्क में चेंज कर दिया, कमर्शियल जोन्स बना दिए, कल्चरल एंड टेक हब्स बना दिए। यानी देखिए जो उनका शोगंग साइट थी ना उसको उन्होंने इतना डेवलप किया कि बेसिकली जो विंटर के ओलंपिक्स थे वो इसी रीजन में कंडक्ट कराए गए, राइट। और जो भी नॉन कैपिटल फंक्शंस थे उनको उन्होंने रिलीव कैसे किया? बाय रीलोकेटिंग होलसेल मार्केट्स, लॉजिस्टिक हब्स एंड एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उन्हें रीलोकेट करके चाइना ने जो अपना इंडस्ट्रियल एमिशन है ना उसको भी कंट्रोल किया। सो बेसिकली ये 2 स्टेप में उन्होंने 2 पॉलिसीज को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से जो है अपना जो एयर पोल्यूशन है वो 10 साल में इतना कर लिया कि अब उनका जो 2.5 लेवल्स है, PM 2.5 लेवल्स है, वो 50% तक गिर चुके हैं, राइट। अब उनकी AQI इज अराउंड 30, बट एक जमाने में उनकी भी 300 प्लस जाती थी, राइट। देखिए अगर आपको हरियाणा का कोई भी कोर्स खरीदना है तो एक अनाउंसमेंट है कि आरंभ 16.0 जो है वो 22 दिसंबर से शुरू हो चुका है, राइट। अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। आपको मिनिमम जो प्राइसेस होंगे ना उस पर मिलेगा अगर आप जो फैकल्टी कोड है उसे अप्लाई करते हैं, राइट। जो गोल्ड वाला है उसकी कीमत है 11,999 और जो प्लैटिनम वाला है उसकी कीमत है 18,999, राइट। तो खैर अब वापस हम चाइना पे आ जाते हैं। तो देखिए चाइना में और इंडिया में कोर डिफरेंसेस कहाँ हैं ये समझते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो आता है गवर्नेंस में, कि चाइना की जो गवर्नेंस है ना वो टॉप डाउन है। यानी ये जो एनवायरनमेंट को टैकल करते हैं ना ये वर्टिकल रिफॉर्म से करते हैं, कि जहाँ पर जो लोवेस्ट होंगे लोकल गवर्नमेंट्स उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाती है, ठीक है। और डिफरेंस हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है ना वो फ्रेगमेंटेड है। मतलब अगर मैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन की बात करूं तो गवर्नेंस सिस्टम में कौन कौन अथॉरिटीज आ जाएंगी? एक तरफ सेंटर आ गया, ठीक है, फिर स्टेट की गवर्नमेंट आ गई, फिर उसके बाद जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, फिर यहाँ पे मल्टीपल म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, और अबव ऑल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है जो टाइम टू टाइम
जो है कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड डायरेक्टिव्स निकालता रहता है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है ना वो काफ़ी डिफ्यूज्ड है, फ्रेगमेंटेड है। बट अनलाइक चाइना, जहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही कोहेरेंट पॉलिसी के थ्रू चलता है, टॉप टू डाउन अप्रोच रखी जाती है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जाती है, राइट। और चाइना के एनफोर्समेंट की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, राइट। हमारे यहाँ एनफोर्समेंट ऐसे ही ढीला डाला है, हो गया ठीक है। इसीलिए जो सारे इश्यूज आते हैं ना वो इम्प्लीमेंटेशन पर है, कि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी रैपिड होता है। बट हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अकाउंटेबिलिटीज़ डिफ्यूज होने के कारण जो इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट है ना वहाँ पर इशू आता है। एंड थर्ड थिंग इज अबाउट कोऑर्डिनेशन। वहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि साथ में जो स्टेट्स हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करें, या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं। तो वहाँ डिफरेंट गवर्नमेंट्स यानी जो फेडरल इश्यूज है ना वो चाइना में एक लूप होल की तरह काम नहीं करता है, राइट। बट हमारे यहाँ ये डिफरेंसेस है कि जब हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से हम जो अकाउंटेबिलिटीज़ है वो फिक्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो तो पॉलिटिकल रीजन हो गया, या इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कहिए। नेक्स्ट इज कि जो चाइना है उसने क्लीन एनर्जी में बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट आप अगर जाओगे ना चाइना में कभी तो यू विल सी कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके चार्जिंग पॉइंट्स ना हर 2-3 किलोमीटर पे आपको दिख जाएंगे। और हमारे यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ईवीज को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज अभी तक जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट इन प्लेस, राइट। अगर हमारी गाड़ी बीच में कहीं रुक जाएगी ना तो हमारे पास यहाँ पर हर जगह पर जो चार्जिंग स्टेशंस है, चार्जिंग बूथ्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट में भी है कि हमने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया है, राइट। देन कम स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रीलोकेशन। देखिए हमारे यहाँ पे जो रीलोकेशन पॉलिसी है ना, इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पॉलिसी, वो बहुत हेल्दी नहीं है। द रीज़न बीइंग, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बवाना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था जहाँ हम वेस्ट टू एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पॉलिसी ओनली। तो उसको शुरू हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, बट अब तक ये जो प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। और वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे जो उनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर उन लोगों ने बोल दिया कि हमें ये इंडस्ट्री रीलोकेट करनी है तो आप ये जो अनाउंसमेंट है ना इसको ऑन सरफेस विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 6 to 7 months देख लेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो पॉलिसीज पर भी है। तो देखिए इसमें मैं ये कहूँगी दिस इज बिकॉज कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है ना वहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास अच्छी खासी पावर है, स्वीपिंग अथॉरिटी है, और उसके साथ साथ उनके पास डिस्पोजल के लिए काफ़ी सब्सटैंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास यानी इंडिया के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास नहीं है। सो बेसिकली दीज आर द कोर डिफरेंसेस बिटवीन चाइना का स्ट्रक्चर और इंडिया का स्ट्रक्चर, कि हम लोग जो है वो कहाँ लैग कर रहे हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि चाइना ने कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया है। उन्होंने 2 पॉलिसीज ऑप्ट की थी, जिस पॉलिसी में एक जगह प्लान था और एक जगह कैंपेन थी, राइट। और जो प्लान था उसे भी उन्होंने 2 स्टेप पे टैकल किया है। एक स्टेप पे उन्होंने व्हीकल के जो एमिशंस है उन्हें कंट्रोल किया है, और दूसरे में उन्होंने इंडस्ट्रीज को रीलोकेट किया है ताकि जो इंडस्ट्रीज है उनके एमिशंस को भी हम कंट्रोल कर ले। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अप्रोच चली है कि अगर वो इंडस्ट्रीज को रीलोकेट कर रहे हैं तो जो जगह बच रही है वहां पे वो पार्क बना दे रहे हैं, वहां पर वो कमर्शियल जोन्स बना दे रहे हैं। तो ऐसे करके हर तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ मल्टी फेसेटेड अप्रोच। अब देखते हैं कि हमारे लिए लेसन्स क्या क्या हैं, हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या क्या है, कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले जो अपनी गवर्नेंस है ना उसे शिफ्ट करना पड़ेगा, कि जो हमारी अप्रोच है ना फ्रॉम एपिसोडिक रिस्पॉन्स,
ठीक है, इसको हमें एपिसोडिक रिस्पॉन्स से, एपिसोडिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जब पोल्यूशन हाई होता है हम सब एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो एपिसोड्स के बेस पर हमारा रिस्पॉन्स आता है। तो हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म मिशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो एयर पोल्यूशन को है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह काउंट करे, राइट। और उसके बाद जो हमें क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन है ना, उसे रीआइटरेट करना पड़ेगा कि हमने क्लीन एनर्जी की तरफ अपने ट्रांजिशन को जो फॉस्टर करना पड़ेगा, राइट। देन कम्स ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, हमें ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स लेने होंगे। ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म का क्या मतलब है, इसका मतलब जो ईवीज हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करना है, फिर वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बिल्ड करना है, वहां पर पैसा लगाना है। और ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि भाई जब हमारे यहाँ पे पोल्यूशन पीक होगा, और ये हर साल की बात है, दिसंबर जनवरी में ऐसा होता ही है, बल्कि पोस्ट दिवाली ये पोल्यूशन लेवल्स है वो बहुत हाई हो ही जाते हैं, ठीक है। सिर्फ उस टाइम आके आप सिर्फ ये बातें नहीं कर सकते हो कि ओड इवन चला दो, वर्क फ्रॉम होम के एडवाइजरीज निकाल दो। ये जो है ना, ये इमीडिएट लेवल पे थोड़े बहुत रिलीफ कर सकते हैं, बट अगर प्रॉब्लम को जड़ से निकालना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, एक जो क्लीन एनर्जी फ्यूल्स हैं वहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो चार्जिंग स्टेशन है वहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर जो BS6 के नॉर्म्स लगाए हैं उनकी स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट होनी चाहिए, राइट, उस पे भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाने पड़ेंगे, लोग वहां पर इक्विप करने पड़ेंगे, लोगों की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। ये सब, इन सब पे हमें जो है वो खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो आएगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे, कि हमें जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसे रोबस्ट बनाना होगा, राइट। जैसे बीजिंग का आज वर्ल्ड का बेस्ट काउंट होता है, वर्ल्ड का बेस्ट भी और लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेल एंड मेट्रो काउंट होता है, राइट। तो वैसे ही हमें भी अपना जो मेट्रो का रीच है उसे बढ़ाना होगा, कि मतलब दिल्ली से हमें जो भी NCR रीजन्स है उन सब पे कनेक्टिविटी अच्छी देनी होगी, सो दैट जो व्हीकल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हम उसे भी कंट्रोल कर सके, राइट। तो बेसिकली व्हाट वी नीड इज ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स। देन कम्स इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पॉलिसी, कि जो इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पॉलिसी है जिसमें हम जो दिल्ली के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, उन सभी को हमें निकाल के उन्हें थोड़े से बाहर वाले रीजन्स में डालना होगा, ताकि जो कोर एरिया है वहां पर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। तो देयर शुड बी अ रोबस्ट इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पॉलिसी एंड देन कम्स रीजनल कोऑर्डिनेशन। द रीजन बीइंग कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो आसपास के रीजन है उनमें जो स्टबल बर्निंग होती है उनकी वजह से भी यहाँ पे पोल्यूशन होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ हमें रीजनल कोऑर्डिनेशन चाहिए। कहाँ कहाँ, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में हमें दिल्ली को अकेला नहीं देखना है, इसके साथ NCR रीजन को क्लब करके देखना है। दूसरी बात, जो आसपास की स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पॉलिसीज बनानी है। तो बेसिकली जो पॉलिसीज बननी चाहिए ना, वो प्रॉपर सबके जो भी सलाह विमर्श के साथ बननी चाहिए, और ऐसे बननी चाहिए जिससे हम लोग हर जगह पर, हर पॉइंट पर अकाउंटेबिलिटीज फिक्स कर सके, राइट। सो जो रीजनल कोऑर्डिनेशन है ना, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये जो है, ये वे फॉरवर्ड है जो हमें चाइना से सीखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर हम इनकी बात करें तो खैर पॉइंट ये है, क्या हम ये सब कर लेंगे, ठीक है, तो क्या उसके बाद हमें सक्सेस मिल जाएगी? क्या बीजिंग ने इतना किया था उसके बाद उसे सक्सेस मिल गई थी, तो क्या दिल्ली जो है वो एग्जैक्टली बीजिंग मॉडल पे चलेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे? देखिए एक बात समझिए कि बीजिंग और दिल्ली दोनों की ना ज्योग्राफी में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे ना कुछ रीजनल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो पीक पे पहुंचता है, राइट। तो रीजनल जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या क्या आता है? देखिए रीजनल फैक्टर्स में क्रॉप बर्निंग आती है नेबरिंग स्टेट्स में, एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो पोस्ट दिवाली होता है ना, पोस्ट दिवाली जो क्रैकर बूम या इनकी वजह से होता है, ये भी बीजिंग में नहीं देखने को मिलता, राइट। तो बेसिकली एक तो हमारा रीजनल फैक्टर हो गया, राइट। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो बेसिकली जो हमारे दिल्ली की मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है ना,
वो ऐसी है कि यहाँ पर जो स्मोक है ना वो ट्रैप हो जाता है, बेसिकली एक फनल इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इस फनल इफेक्ट की वजह से जो एयर पोल्यूशन के पार्टिकल्स है ना वो दिल्ली में नीचे की तरफ जो लोअर लेयर्स ऑफ एयर है ना वहां पे ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना ये आपको बीजिंग में देखने को नहीं मिलेगी, और इसी कंडीशन की वजह से जो दिल्ली है उसके एयर पोल्यूशन को हम अभी तक केटर नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पे फनल इफेक्ट हो रहा है, दूसरा कि जो विंटर कंडीशंस है ना वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से भी यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा पीक कर रहा है। तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो बेसिकली हमारे लिए विद दिल्ली दीज आर यूनिक, राइट। ये बीजिंग ने फेस नहीं किए हैं, तो बीजिंग नहीं जानता कि इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है। तो बेसिकली इससे जो है वो आउटकम या फिर कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हाँ जो बीजिंग के मॉडल है उससे हम लेसन सीख सकते हैं, उससे हम जो अपनी एयर क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बट जो हमारी ओवरऑल प्रॉब्लम है वो तब सॉल्व होगी जब हम इन फैक्टर्स को भी फैक्टर इन करेंगे, राइट। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, राइट। तो देखिए सिर्फ दिल्ली जो है ना उसी की एयर क्वालिटी खराब नहीं है, बल्कि आप अगर हमारी जो भी नेशनल कैपिटल्स हैं आसपास जितनी भी कैपिटल्स हैं जैसे चंडीगढ़ है, देखो उसका AQI भी अच्छा नहीं है, वहाँ का AQI इज 337, राइट। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ कोलकाता का 294, राइट। फिर यूपी की कैपिटल देख लो लखनऊ का 321, राइट। फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाओ हैदराबाद का 209, राइट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि सिर्फ दिल्ली का AQI पुअर नहीं है, बट आसपास काफ़ी कंट्रीज हैं, सॉरी काफ़ी कैपिटल सिटीज़ हैं हमारी जहाँ पर AQI जो है वो बहुत पुअर है। इन दैट केस हमें चाहिए कि हम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया या सेंट्रल लेवल पे कुछ ऐसे प्लान्स बनाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे हम जो एयर पोल्यूशन है उसको पूरी तरीके से केटर कर पाए। तो बेसिकली हमें जो चाहिए वो है रोबस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एयर पोल्यूशन को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। तो इसके साथ हमारी जो डिस्कशन है वो हम ख़त्म करते हैं। एक बार मैं फिर से अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि RM 6.0 जो बैच है वो शुरू हो चुका है, वो कल शुरू हुआ था 22 दिसंबर से। इसके जो प्राइसेस हैं वो गोल्ड वाले के प्राइस हैं 11,999 और जो प्लैटिनम वाले प्राइसेस हैं वो है 18,999। और ये प्राइसेस कब होंगे, जब आप फैकल्टी कोड जो है उसे जब अप्लाई करेंगे तब उसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे, और प्राइसेस ये होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, राइट। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।